कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें। आज हम आपको परिमेय संख्या के बारे में बताएंगे कि कैसे कोई संख्या परिमेय होती है, कोई संख्या परिमेय नहीं होती है या अपरिमेय होती है। ठीक है, इसके बारे में हम आज थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो देखिए, परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कौन सा, जैसे कर्णिम 2 है, कर्णिम 3 है, कर्णिम 5 है, कर्णिम 7 है, कर्णिम 11 है, कर्णिम 13, ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो जो संख्या परिमेय नहीं होगी वही तो अपरिमेय होगी। और परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए देखिए, हम आपको बताएं 3 चीज़ें जरूरी होता है। पहली चीज़, उसको P/Q के रूप में लिखा जाए। दी गई संख्या अगर P/Q के रूप में है तो परिमेय संख्या होगी। अगर P/Q के रूप में नहीं है तो परिमेय संख्या नहीं होगी। नंबर दूसरी चीज़, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि P और Q दोनों सहाभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि सहाभाज्य संख्या क्या है। अब थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं हम। देखिए, सहाभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, तब परिमेय संख्या आपको बताएं। सहाभाज्य संख्या, सहाभाज्य संख्या, सहाभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर ले तब आपको बताएं। देखिए, सहाभाज्य संख्या जैसे मान लेते हैं 8 और 15, 8 और 15, 8 और 15 ले लेते हैं। आपको पता करना है कि सहाभाज्य है कि नहीं, तो 8 के गुणनखंड कर दीजिए 1, 2, 4 और 8। 15 का गुणनखंड कर दीजिए 1, 3, 5 और 15। अब इसमें आप देखेंगे इसके जो गुणनखंड हैं, इसके जो गुणनखंड आ रहे हैं, ये सभी गुणनखंड, इसके जो गुणनखंड आ रहे हैं, ये सभी गुणनखंड, ये जो गुणनखंड आ रहे हैं, इन सभी गुणनखंडों में आप देखेंगे कॉमन फैक्टर जो है, कॉमन फैक्टर जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है ये। तो अगर किन्हीं संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में 1 आता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में 1 आता है, तो वे संख्याएं जो है सहाभाज्य होती। कहने का मतलब 8 और 15 सहाभाज्य संख्याएं हैं। और परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सबसे जरूरी चीज़ ये होता है कि P और Q दोनों सहाभाज्य होने चाहिए। जैसे चलिए हम उदाहरण लेकर सिद्ध करते हैं। जैसे सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कर्णिम 2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कर्णिम 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कर्णिम 2 बराबर P/Q। देखिए, हमने 3 चीज बताया था परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए। सबसे पहले कि वह P/Q के रूप में हो। दूसरी चीज, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, P और Q सहाभाज्य होनी चाहिए। P और Q क्या होनी चाहिए, सहाभाज्य होनी चाहिए। 3 चीज जरूरी होता है परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए। तो अब यही तीनों चीजें हम सिद्ध करेंगे कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। अगर तीनों चीजें सिद्ध हो जाती हैं तब इसको मान लेंगे कि परिमेय संख्या है। अगर नहीं सिद्ध होती हैं तब इसको ये मान लिया जाएगा ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर परिमेय संख्या नहीं है तब ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब आपको यही सिद्ध करना है कि परिमेय है कि अपरिमेय है। चलिए देख लेते हैं। मान लेंगे, सपोज कर लीजिए कर्णिम 2 बराबर P/Q। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अगर वर्ग कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा कर्णिम 2 का स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। कर्णिम 2 का स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। अब आप देख लीजिए,
अगर करनी तो जब किसी करनी का स्क्वायर होता है करनी हट जाती है, यानी 2 आ जाएगा बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। अब फिर ये गुणा कर लेंगे, 2q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 2। इसको समीकरण 1 कर लेंगे, सॉरी इसको अभी मत करिए समीकरण 1। क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पी स्क्वायर में 2 से भाग कर दिया जाएगा उसका भागफल क्यू स्क्वायर आएगा और शेषफल 0 आएगा। इसका अर्थ यही हुआ, कहने का मतलब पी स्क्वायर पूरी तरह 2 से विभाज्य है। क्यों विभाज्य है हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई संख्या जैसे लेते हैं 20 है, 20 बताइए 5 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी? होगी। 5 + 20, अगर 20 5 से विभाज्य है तो इसका स्क्वायर भी 20 का स्क्वायर भी 5 से विभाज्य होगा। 20 का स्क्वायर 20 × 20 बटे 5 हो जाएगा। 5 × 20, 20 × 80। देखिए अगर किसी संख्या से विभाज्य है तो उस संख्या का स्क्वायर भी उस संख्या से विभाज्य होगा। जैसे हमने उदाहरण लेकर बताया 20 5 से विभाज्य है, पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी, इसलिए 20 का स्क्वायर भी 5 से विभाज्य होगा। 20 का स्क्वायर भी 5 से विभाज्य होगा। इसी तरह आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर बता सकते हैं। कहने का मतलब यह होगा कि अगर पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, अब यहाँ लिखेंगे क्योंकि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, अतः पी भी 2 से विभाज्य होगी। पी भी 2 से विभाज्य होगी। अगर पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, पी भी 2 से विभाज्य होगी। देखिए अगर पी 2 से विभाज्य है तो आप कह सकते हैं पी 2p का एक गुणनखंड है, 2p का एक गुणनखंड। जैसे हमने यहाँ कहा 20 5 से विभाज्य है, तो 20 5 का एक खंड है। कौन सा खंड? गुणे का है। जैसे 20 के 2 गुणनखंड है, 20 बराबर 5 × 4। इसका मतलब ये होता है कि 20 में 5 से भाग दिया जाए तो 20 पूरी तरह से 5 से डिवाइड हो जाएगी। और अगर 20 में 4 से भाग दे दिया जाए तो 4 से भी 20 पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। कहने का मतलब 5 और 4 ये दोनों 20 के गुणनखंड हैं। इसी तरह से अगर p 2 से विभाज्य है तो आप कह सकते हैं इसलिए 2p का एक गुणनखंड है, 2p का एक गुणनखंड है, 2p का एक गुणनखंड है। इसको समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं। इसको समीकरण नंबर क्या कर लेते हैं? 1 कर लेते हैं। आगे देखते हैं सेम इसी तरह। अब फिर से आप देखिए, जैसे हमने यहाँ सिद्ध किया कि p 2 का एक गुणनखंड है, यानी p का एक गुणनखंड 2 है, इसी तरह आप सिद्ध करेंगे q का भी एक गुणनखंड 2 है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? मान लेते हैं यहाँ मान लेते हैं, मान लीजिए माना p बराबर 2m, p बराबर 2m। अगर आप मान लेते हैं p बराबर 2m तो यहाँ आप देख लीजिए 2q स्क्वायर बराबर है, 2q स्क्वायर बराबर है p स्क्वायर, यहाँ 2q स्क्वायर बराबर यहाँ 2m का होल स्क्वायर हो जाएगा। p के स्थान पर 2m रख देंगे, यहाँ आ जाएगा 2q स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर, 4m स्क्वायर आ जाएगा। तो q स्क्वायर बराबर आप कह सकते हैं 4m स्क्वायर बटे 2, यानी आ जाएगा 2m स्क्वायर। q स्क्वायर बराबर आ गया 2m स्क्वायर। तो q स्क्वायर बटे 2 बराबर आ जाएगा m स्क्वायर। q स्क्वायर बटे 2 बराबर क्या आ जाएगा? m स्क्वायर। अब देखिए फिर वही चीज़ है। इसका मतलब ये होता है कि q स्क्वायर में 2 से भाग कर दिया जाए तो भागफल m स्क्वायर आएगा और शेषफल 0 आ जाएगा। अगर q स्क्वायर 2 से पूरी तरह विभाज्य है तो q भी 2 से विभाज्य होगी। यहाँ लिखेंगे चूंकि q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए q
क्यू भी 2 से विभाज्य होगी, क्यू भी 2 से विभाज्य होगी, क्यू भी 2 से विभाज्य होगी। किसी संख्या का स्क्वायर अगर किसी संख्या से विभाजित होता है तो वह संख्या भी उस संख्या से विभाजित हो जाएगी। अगर स्क्वायर विभाजित होता है तो संख्या भी उसी संख्या से विभाजित हो। जैसे क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है तो अगर स्क्वायर हटा दे क्यू भी 2 से विभाजित हो जाएगी। हमने उदाहरण लेकर आपको बताया था। अब आगे आप देख लेते हैं, अगर क्यू 2 से विभाज्य है तो आप कह सकते हैं अतः 2 क्यू का एक गुणनखंड है, क्यू का एक गुणनखंड है, 2 क्यू का एक गुणनखंड है। अब इसको समीकरण 2 कर लीजिए, इसको समीकरण क्या कर लेंगे 2। अब समीकरण 1 और 2 में आप देख रहे हैं, समीकरण 1 और 2 में क्या है, इसमें देखिए 2p का एक गुणनखंड है और समीकरण 2 में 2q का एक गुणनखंड। कहने का मतलब 2 जो है p और q दोनों का गुणनखंड है, यानी आप कह सकते हैं 2p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 व समीकरण 2 से 2p व q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड। अगर 2p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, आपको हमने बताया था सहअभाज्य की परिभाषा कि सहअभाज्य परिमेय संख्याएं अगर परिमेय संख्याएं सहअभाज्य भी होती हैं। अगर p और q सहअभाज्य संख्या होगी तभी उसे परिमेय संख्या कहा जाएगा। और सहअभाज्य का मतलब p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए 1। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में 1 आता है तब p और q सहअभाज्य होंगी। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में 1 के अलावा कोई और संख्या आती है तब p और q सहअभाज्य नहीं होंगी। अब यहाँ देखिए p और q सहअभाज्य नहीं होगी, क्यों? क्योंकि p और q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है वह 1 के अलावा और अन्य संख्या आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड p और q में 1 के अलावा और कोई संख्या आता है, कोई संख्या आती है, तब p और q सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। आप कह सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं अतः p और q सहअभाज्य नहीं होंगी, p और q सहअभाज्य नहीं होंगी। अगर p और q सहअभाज्य नहीं होंगी, p और q सहअभाज्य नहीं होंगी, क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 नहीं आ रहा है, 1 के अलावा दूसरी अन्य संख्या आ जा रहा है 2। अगर इसका मतलब p और q सहअभाज्य नहीं है, अगर p और q सहअभाज्य नहीं है तो p बटे q परिमेय संख्या नहीं है, p बटे q परिमेय संख्या नहीं है। अगर p बटे q परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि p बटे q किसके बराबर है, कर्णिम 2 के बराबर है, तो p बटे q के स्थान पर कर्णिम 2 लिख सकते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कर्णिम 2 परिमेय संख्या नहीं है, कर्णिम 2 परिमेय संख्या नहीं है। अगर कर्णिम 2 परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए आप कह सकते हैं कर्णिम 2 एक अपरिमेय संख्या है। कर्णिम 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, कर्णिम 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध करना था, सिद्ध कीजिए कर्णिम 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमारे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए सबसे जरूरी चीज है अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय सिद्ध करने के लिए पहले p और q को सिद्ध कीजिए। जब तक p और q के उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर 1 आते हैं तब तो p और q सहअभाज्य होंगी। अगर p और q सहअभाज्य होंगी तब p बटे q जो है परिमेय संख्या होगा। अगर p और q के उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा अन्य कोई संख्या आ जाता है, इसका मतलब p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा और कोई संख्या, इसका मतलब p और q सहअभाज्य नहीं है। जब p और q सहअभाज्य नहीं होंगी तब p बटे q परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर p बटे q परिमेय संख्या नहीं होगा तो p बटे q को ही आप माने हैं कर्णिम 2। यहाँ आप देख लीजिए p बटे q को कर्णिम 2 माने हैं, इसलिए p बटे q परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर p बटे q परिमेय संख्या नहीं होगा, p बटे q बराबर कर्णिम 2, इसलिए कर्णिम 2 परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर p बटे q कर्णिम 2 परिमेय संख्या नहीं होगा तब क्या होगा, p बटे q एक अपरिमेय संख्या होगा,
P/Q एक अपरिमेय संख्या होगी। समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में सिद्ध करने के लिए बहुत बार आया है। कर्णिम 2, इसी तरह कर्णिम 2 सिद्ध कर सकते हैं अपरिमेय संख्या, कर्णिम 3 सिद्ध कर सकते हैं, कर्णिम 5 सिद्ध कर सकते हैं, कर्णिम 7 कर सकते हैं, कर्णिम 11 कर सकते हैं, कर्णिम 13 कर सकते हैं, कर्णिम 17 कर सकते हैं अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। तो एक अपरिमेय सिद्ध करने के लिए यूपी बोर्ड की परीक्षा में एक क्वेश्चन हर साल आता है। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो हम फिर से बताएंगे आपको। समझ में आ रहा है? सभी लोग इसको फेयर कॉपी में लगाएंगे। शायद 1C का है ये क्वेश्चन। ठीक है, थैंक्स।